आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का और मेट्राइज कम्युनिकेशंस का ये सबसे ताजा सर्वे। आज के हालात में अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या परिस्थिति बनेगी। 512 में से 338 सीटें नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं। आज जनता का मूड यह कह रहा है 2022 के अंदर, जब अभी 1.5 साल पौने 2 साल दूर है लोकसभा का अगला चुनाव 2024 का। लेकिन अब यह भी सवाल है, नरेंद्र मोदी अगर आज इतने पॉपुलर हैं तो उनके विरोधी कहां खड़े हैं। तो दिखाते हैं आपको नरेंद्र मोदी के सामने उनके विरोधी। तो 23% लोग जो हैं, जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, वो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का चैलेंजर मानते हैं। 23%। 19% लोगों को लगता है कि मोदी को कोई चुनौती दे सकते हैं, तो वो है अरविंद केजरीवाल। ममता बनर्जी के उनके अनुयायियों को निराशा होगी। केवल 11% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ही नेक्स्ट चैलेंजर है नरेंद्र मोदी की। उनको खुद को इस बात का जरूर एतबार है। नीतीश कुमार भले अभी हैं मोदी जी के साथ ही, लेकिन उनका भी नाम ये उनके प्रतिद्वंदियों में कुछ लोगों ने शामिल किया, 8% लोगों ने। और सोनिया गांधी की लीडरशिप को भी 8% लोग मानते हैं कि चुनौती वही दे सकती हैं नरेंद्र मोदी को। एम के स्टालिन 6% लोगों को पसंद है, अगर उनको मौका मिले नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने का। शरद पवार 5% लोगों को लगता है कि वो मोदी को चुनौती दे सकते हैं। और चंद्रशेखर राव, जो खुद आजकल बहुत खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं तेलंगाना से, वो 4% लोगों को लगता है कि कुछ कमाल कर सकते हैं। प्रियंका गांधी के साथ भी ऐसे ही 4% लोग हैं। और नवीन पटनायक को 2% लोग समझते हैं कि वो मोदी को कभी कोई चुनौती पेश कर पाएंगे। लेकिन देश प्रधानमंत्री के तौर पर किसे सबसे ज्यादा पसंद करता है? 2024 में क्या नतीजे आएंगे? 48% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। 48% लोगों ने इस फेवर में वोट किया है। यह तस्वीर आपके सामने, मेट्राइज और इंडिया टीवी का सर्वे आपके सामने। इसी तरह राहुल गांधी अगर पीएम पद के लिए पसंद है तो 11% लोगों के लिए वो पीएम पद की पसंद है। यानी दूर दूर तक प्रधानमंत्री के करीब कोई नजर नहीं आता। 48% के बाद सीधे 11% पर राहुल गांधी आते हैं। मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसी तरह ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी को 8% लोग पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी को 7% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, पीएम पद पर देखना चाहते हैं। पीएम के लिए 7% लोगों की पसंद है। मायावती को 6% लोग प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, पीएम पद के लिए वो 6% लोगों की पसंद है। शरद पवार को भी 6% लोग प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शरद पवार एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ 5% लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल बैठे तो बेहतर हो सकता है। तो ये तमाम वो नाम। इसी तरह नीतीश कुमार की अगर बात करें तो महज 4% लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को होना चाहिए अगर आज वोट डाले जाते हैं तो। अगर चंद्रशेखर राव की बात करें तो 3% लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव पीएम पद के दावेदार हैं। प्रियंका गांधी का नाम इसके बाद आता है। 2% लोग प्रियंका गांधी के फेवर में जाते हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो दावेदार हो सकती हैं। ये तमाम नाम, लेकिन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम 48% लोगों के पहली पसंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर। अब इसमें जो बात मैं पहले करना चाहता हूं, जो इससे पहले हमने आपको आंकड़ा दिखाया था कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा विरोधी कौन है, तो जाहिर है इसमें उन लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस सवाल में जो शायद मोदी वोटर नहीं है, जो नरेंद्र मोदी की विचारधारा के नहीं है। ऑपोजिशन कैंप का वोटर जो है वो भी, उसमें भी इतना बंटवारा है कि उसमें से भी 23% ही मानता है कि राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। यह हैरानी की एक बात है भाई। पैन इंडिया पार्टी ऑपोजिशन की केवल कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि राहुल गांधी को ज्यादा लोग मानते कि आप मोदी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो प्रतिशत केवल 23 है। हर्षवर्धन जी देखिए सौरभ जी, अभी तक जो सर्वे है वो ये साफ कर दे रहा है इस संकट को, और वो ये संकट पूरे विपक्ष का है, राहुल गांधी भर का नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीटें आप देखिए कहां जाके खड़ी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस राज्य में कांग्रेस गई वहां उनको क्षेत्रीय दलों ने सिर्फ पीटा नहीं है, उनके पूरे वोट बैंक को एक तरह से कहें कि खत्म सा कर दिया है। अब राहुल गांधी अगर उस वोट बैंक को रीगेन नहीं कर पा रहे हैं, रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे पूरे देश में पसंद बन पाएंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक अर्ध राज्य और एक पूर्ण राज्य में सरकार होने के बाद अगर राहुल गांधी के नजदीक आकर खड़े हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह सिर्फ मोदी के सामने कितना खड़े हो गए इसका मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व का कोई भरोसा, कोई साख जनता की नजरों में रह गया है या नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि आप जो टैली देख रहे हैं अभी, जो आएगी टैली, तो उसमें आपको जो
जहां राहुल गांधी दिखाई देते हैं वो दरअसल यूपीए है पूरा। तो ये 93 सीटें जो हैं ये कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं है, ये क्लियर कर देना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो जैसे तमिलनाडु में उनके सहयोगी दल हैं तो बहुत सारी सीटें वहां से आ रही हैं, ऐसे कुछ और राज्यों से। कांग्रेस पार्टी की अपनी टैली इससे काफी नीचे रहने के आसार हैं। अब अंत में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या वो 2019 से भी कम परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस पार्टी की रह पाती है। अब अगर प्रधानमंत्री की पसंद की बात करें तो नरेंद्र मोदी 48% पर हैं, राहुल गांधी 11% पर हैं, विरोधियों में सबसे ऊपर। प्रदीप जी, इतना गैप है 48 और 11 का। नहीं देखिए, एक तो विरोधियों में सबसे ऊपर इसलिए कि कांग्रेस ही एकमात्र नेशनल पार्टी है अपोजिशन के रूप में। बीजेपी 2 ही पार्टियां हैं नेशनल, मतलब वास्तविक रूप में। बाकी इलेक्शन कमीशन के टेक्निकलिटी के हिसाब से तो कई हैं, उसको छोड़ दें। सवाल यह है कि राहुल गांधी जब अपनी पार्टी में ही खड़े होने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करें कि जनता उनको दे देगी? भाई, जब आप लड़ने को तैयार होंगे तो लोग साथ देने को तैयार होंगे। जब आप लड़ाई के मैदान से ही भागेंगे तो फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? समस्या पूरे विपक्ष की ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता लड़ने को तैयार नहीं है। जो बाकी पार्टियां हैं उनकी इतनी ताकत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लड़ाई लड़ सके। सभी क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, तो उनका अपने स्टेट से बाहर किसी का कोई आधार नहीं है। वो मिल भी जाएं तो एमके स्टालिन और ममता बनर्जी मिल जाएं तो एमके स्टालिन 2 वोट बंगाल में नहीं दिला सकते, ममता बनर्जी 2 वोट तमिलनाडु में नहीं दिला सकती। तो उस चुनाव के बाद के अलायंस का तो मतलब है, प्री पोल अलायंस का कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि कोई किसी दूसरे के वोट में जोड़ता नहीं कुछ। बिल्कुल। तो इसलिए चैलेंज तो मोदी के सामने कोई है नहीं। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पहले कांग्रेस मुक्त का नारा, भारत का नारा दिया, कांग्रेस को कमजोर किया। अब उनकी स्ट्रेटजी में दूसरा पार्ट जो है वो है क्षेत्रीय दल। तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई 2, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को, ये सारे क्षेत्रीय दलों को, ज्यादातर को ये कटघरे में खड़ा कर दिया। एक ममता बनर्जी पर असर इसका नहीं दिखाई दे रहा, सर्वे में कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में जो हो रहा है, जो पार्थ चटर्जी के साथ हुआ और जो आगे होने की आशंका लग रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ममता बनर्जी की स्थिति कमज़ोर होने जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी सीटें बहुत घट जाएंगी या ममता बनर्जी अगले चुनाव में हार जाएंगी, ऐसा लग रहा हो अभी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन उनकी जो एक मॉरल स्टैंडिंग थी अभी तक, मॉरल अथॉरिटी, वो कमज़ोर हो, वो कमज़ोर हो गई। अभी आप और ये इस मामले में आप देखिए तो बहुत से लोगों के साथ ही, शरद पवार को देख लीजिए, उद्धव ठाकरे को देख लीजिए क्या स्थिति हो गई। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को, एक मंत्री जेल में है, दूसरे के जाने के डर में है कि वो भी आप कह रहे हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस को कमजोर करने के बाद अब रीजनल पार्टीज को कमजोर करना है। अभी आप पूछ रहे थे कि राहुल गांधी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। संजीव जी के पास कांग्रेस की अच्छी खबरें रहती हैं, ये बता देंगे कि पहले तो कब वो प्रेसिडेंट बनेंगे। वो मुद्दा मेरे हिसाब से इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं कि वो प्रेसिडेंट बनता है कि नहीं बनता। मुद्दा ये है, देखिए आप, कि विपक्ष के पास चेहरा की कमी सिर्फ एक नहीं है, नैरेटिव की भी कमी है। आप क्या बात लेके जाएं, चाहे राहुल की जगह अगर कोई और बन जाए तो क्या कर लेंगे। और वो कांग्रेस मुक्त भारत के बाद थोड़ा संतुलित ढंग से बोले प्रदीप जी, वो अब विपक्ष मुक्त भारत की तरफ देख रहे हैं। भाई कांग्रेस और क्षेत्रीय दल मिला के तो ये विपक्ष ही हो गया ना, तो इनको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, वो एक अलग पहलू है। और तीसरी चीज, आप ही के सर्वे में इतने लोकप्रिय हैं ही प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 48% लोग ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली पसंद मान रहे हैं, तो मतलब 52% नहीं मान रहे ना। उसी आंकड़े को अगर आप दूसरे ढंग से देखें, मुझे ध्यान है मनमोहन सिंह तक की अप्रूवल रेटिंग्स 50% के आसपास रहती थी। तो बात ये है कि नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय, वोट भी बीजेपी को 40-41% ही मिलता है, उससे ज्यादा ही लोग चाह रहे हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री जी को कम, उससे ज्यादा लोग चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से बाहर भी लोग चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को, ये संजीव जी जो नैरेटिव है ना कि इतने तो खिलाफ है, ये तो फिर नेहरू जी से शुरू कर लीजिए। हाँ, कभी 50% मिला था, वही बात कह रहा हूँ। नहीं, उस समय कभी ये नैरेटिव चला था क्या कि नेहरू के खिलाफ जो है 52% 54% लोग। बात ये है, मैं तो सिर्फ इतना सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, शुरू हुआ है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे कि प्रधानमंत्री इस समय सबसे नंबर 1 लीडर है देश के, लेकिन उनमें जो महानता के एक्स्ट्रा गुण, एक्स्ट्रा आभा मंडल हमें दिखता है, या हम उसको देखते हैं, उसका एक बड़ा कारण विपक्ष के पास एक डेफिनेट नैरेटिव की कमी होना और उनकी एक
एक स्ट्रैटेजी होना है ही। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।